स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 9th मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4.2 इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 4.1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, और इस 4.2 का लेक्चर नंबर 1 भी मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो, ठीक है। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था, और फिर मैंने आपको बोला था कि बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोलोगे, आपको बोलोगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम तो आपको पता है ना क्या होता है, कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, है ना। एक डायग्राम आपने हमेशा देखा होगा पैरेललोग्राम के लिए, वो कुछ ऐसा डायग्राम होता है ना। तो देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो आपने जब भी पैरेललोग्राम देखा होगा तो आपने हमेशा इसी डायग्राम को देखा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये बनाया। वैसे तो स्क्वायर और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप यही डायग्राम बनाते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या बोला गया, आपको ना एंगल ए यानी कि ये एंगल और ये एंगल बी, इनका रेशियो आपको पहले से दे के रखा है। अब वो रेशियो क्या है, वो रेशियो है 5:4, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी जब से जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका रेशियो आपको दिया गया है, और पूछा गया आपको एंगल बी की आपको मेजरमेंट ढूंढनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में लिखा है उसको हम लिख लेते हैं हमारे सोल्यूशन में, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन पैरेललोग्राम इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आपको क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 5:4। तो अब इसके आगे आप क्या करोगे, देयरफॉर लेट देयर कॉमन मल्टीपल, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल वो ऐसी एक वैल्यू होती है जिस वैल्यू को अगर आप रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। वो एक नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। और वही सेम नंबर से आपको ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके आपको उनकी ट्रू वैल्यू मिलेगी। लेट देयर कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है। अब मान लो कि एक्स को अगर मैं 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँ और 5 को 4 से, सॉरी एक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, एंगल ए अपॉन एंगल बी इज टू एंगल, सॉरी एंगल ए इज टू एंगल बी का रेशियो आपको 5:4 दे के रखा है, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे क्या होगा, देयरफॉर मेजर नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 5x, ठीक है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता चल गई है, ठीक है। तो हमें एंगल ए और एंगल बी की अभी तो हमें एक वैल्यू मिल गई है, बस हमें एक्स की वैल्यू ढूंढना है। तो हमें एंगल ए और एंगल बी अपने आप पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो अभी आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी याद होगी कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स को जब आप ऐड करते हो पैरेललोग्राम में, तो उसका वैल्यू आती है 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने अपने पिछले स्टैंड में पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, we know that adjacent angles of a parallelogram are, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए क्या था 5x और एंगल बी था 4x, ठीक है। ये हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9। 9 यहाँ से नीचे चले आएगा ना, और जब आप डिवाइड करोगे तो 9 1 जार 9 2 जार 9 0 जार, x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें तो b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो चलिए b की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल लेते हैं हम।
देयरफॉर एंगल बी की वैल्यू क्या थी 4x थी, है ना। अब हमें 4 की वैल्यू क्या मिली 20, तो 4 × 20, 4 × 20 क्या हो जाएगा 80, ठीक है। अब आप लिखोगे देयरफॉर द मेजर, ये आपका फाइनल स्टेटमेंट रहेगा, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। आखिर में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एंगल बी की मेजरमेंट ही पूछी थी ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, ठीक है। तो हमने एंगल बी को भी मेजर कर लिया, वो तो 80 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपका सब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रेजेंट एजेस दो इंसान है यहाँ पे, एक एल्बर्ट है और एक सलीम है, ठीक है। और उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:9, ठीक है। अब 5 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:5। अब आपको बोला गया है प्रेजेंट एजेस ढूंढो, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे सोल्यूशन लिख लिया था, फिर आपको अच्छे से समझा दूँ इसका सोल्यूशन कैसे आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले ही पूरा सोल्यूशन लिख लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका आंसर कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उनकी एज का रेशियो 5:9 दिया है, तो आप उसको नोट कर लोगे कि 5:9 एज का रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप कॉमन मल्टीपल सिलेक्ट कर लोगे। देखो कोई भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल आता है ना, तो वहाँ पे आपको इसके कॉमन मल्टीपल ज़रूर सिलेक्ट करने लें, ठीक है। कोई भी एक कॉमन मल्टीपल इसका मान लो, वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, ठीक है। हम हमेशा एक्स मानते हैं। तो अब इसकी वजह से आपकी एल्बर्ट की प्रेजेंटेज आ गई 5x और सलीम की प्रेजेंटेज आ गई 9x, ठीक है। अब 5 साल बाद का भी आपको रेशियो दिया ना एज का, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, अभी मान लो इसकी एज 5x है, तो 5 साल बाद क्या होगा, उसकी एज 5 साल और बढ़ जाएगी, है ना। अभी मान लो किसी की एज है 10 साल, तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, वो 15 साल का हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर कोई 20 साल का है तो वो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, है ना। अब 20 में अब 5 ऐड कर रहे हो, है ना। जितने भी साल आपको आगे जाना है उतने साल आप एज में ऐड कर रहे हो। तो अभी मान लो इसकी एज थी 5x ईयर, तो 5 साल बाद ये हो जाएगी 5x+5, है ना। और जिसकी एज 9x ईयर थी उसकी एज 5 साल बाद हो जाएगी 9x+5, ठीक है। अब कंडीशन के हिसाब से आपको क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये जो एज का रेशियो 5x+5/9x+5, इसका रेशियो आपको दे के रखा है क्वेश्चन में 3:5, ठीक है। ये रेशियो आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से रेशियो। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अब देखो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये 5 को यहाँ पर लेके जाओगे और ये जो 9x+5 है इसको यहाँ पर लेके आ जाओगे, ठीक है। इन शॉर्ट देखो ऐसे बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 को 5x+5 से, 3 को 9x+5 से, ठीक है। ये देखो अब 5 × 5 करोगे आप, आंसर क्या आएगा 25x। फिर आप 5+5 करोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 25 आएगा, यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x था इसीलिए यहाँ पे आया, ठीक है। अब 3 × 9 आप करोगे, देखो 3 × 9 आंसर क्या आ रहा है 27। फिर आप करोगे 3 × 5, ठीक है। ये देखो 3 × 5 आंसर क्या है आपका 15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको x वाले टर्म एक साइड रखने हैं और बिना x वाले टर्म एक साइड रखने हैं, ठीक है। अब 25 को आप राइट साइड में लेके चले जाओ तो ये 25 माइनस हो जाएगा, 27x माइनस 25x। अब यहाँ पर 25 है और यहाँ पे 15, तो 15 को आप यहाँ पर लेके आ जाओ, है ना। 15 प्लस है तो माइनस बन जाएगा, 25 माइनस 15। अब 25 माइनस 15 क्या होता है 10 होता है ना। अब 27 माइनस 25 क्या हो जाएगा 2, और x तो पहले से आपके पास है, x की वैल्यू में ढूंढनी है। अब देखो अब इसके बाद क्या होगा कि x को आपको एक ही साइड रखना है और 2 को नीचे भेज दो, ठीक है। जब 2 को नीचे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 10/2, ये देखो ऐसे 10/2 आ जाएगा। और आपको तो पता ही है 10/2 क्या होता है 5 होता है, यानी कि आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। x की वैल्यू क्या निकली 5 निकली, ठीक है। अब प्रेजेंट एज निकालते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट क्या है 5x, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5। अब 5 क्या होता है 25 ईयर्स, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ सलीम क्या हो जाएगी 9x, 9x क्या हो जाएगा 5 9 45, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई है। अब आप फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लोगे कि प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम आर 25 ईयर्स एंड 45 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए इतने पार्ट को, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ। देखिए ये पार्ट आप नोट कर लीजिए और फिर लास्ट आपका ये पार्ट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ एक रेक्टेंगल है उसका आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का।
फिर आपको उस रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर दिया गया है और आपसे क्या पूछा है कि आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना लिया है। देखो ये है उसकी ब्रेथ और ये है उसकी लेंथ। रेशियो क्या बोला था आपको, 3:1 है ना। तो यहाँ पे हमने वो लिख लिया, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1। फिर अभी देखिए, अभी हमें एक कॉमन, मैंने आपको बोला था हर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल में आपको एक कॉमन मल्टीपल जरूर से असाइन कर लेना है, ठीक है। तो अब जो कॉमन रेशियो आपने असाइन कर दिया उसके बाद आपको लेंथ की वैल्यू क्या मिलेगी, 3x, और ब्रेथ की वैल्यू आपको मिलेगी x। तो यहाँ पे हमने पहले ही लिख लिया है 3x और x, ठीक है। अब फिर आपको पेरीमीटर दिया गया तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ये तो आपको पता होगा, तो आपने 7th में भी पढ़ा होगा। तो देखिए अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पेरीमीटर आपको 36 सेंटीमीटर दे के रखा है, ठीक है। 2 इंटू लेंथ, यानी कि 2 इंटू लेंथ क्या मिली हमें, लेंथ हमें मिली है 3x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब 2 3 सर 6 हो जाएगा और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। अब 6x प्लस x क्या हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा 36। अब x को हमें एक ही जगह रखना है तो 8 को नीचे भेज देंगे, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब हमें इसे डिवाइड कर करके हमें इसका आंसर चाहिए। तो देखिए दोनों 4 के टेबल में जा रहे हैं, तो 4 9 जार 36, 4 2 जार 8, तो ये क्या आ गया 9/2। 9/2 तो आपको पता ही है क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 4.5, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई, अभी हमें लेंथ और ब्रेथ भी तो चाहिए। देखो 3x यानी कि 3 इंटू 4.5, 3 इंटू 4.5 क्या आ जाएगा आपका 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ आपको क्या मिली है x, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4.5, तो ये क्या आ गया आपका आंसर 4.5 सेंटीमीटर। तो अब एक फाइनल आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट बना के लिख दो कि लेंथ और ब्रेथ 13.5 और 14.5 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपको 2 नंबर दिए गए हैं। उन 2 नंबर्स का आपको रेशियो मिला है 31 और 23। 31:23 उनका रेशियो है और उनका सम आपको दे के रखा है कि वो दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करोगे आपको आंसर आएगा 216, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले लिख लो जो भी आपको रेशियो मिला है, फिर आप एक कॉमन रेशियो असाइन कर लो, कॉमन मल्टीपल असाइन कर लो, वो क्या है x है आपका। तो इस x के हेल्प से आपको क्या पता चला कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो हो जाएगा 31x और सेकंड नंबर हो जाएगा 23x, ठीक है। अब आपको गिवन कंडीशन में क्या बोला है कि इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 216, ठीक है। तो 31x प्लस 23x इज इक्वल टू 216, ठीक है। अब 31 प्लस 23 क्या हो जाएगा 54, 54x इज इक्वल टू 216। अब आप x को इधर ही रखोगे और 54 को नीचे भेज दोगे, डिवीजन में भेज दोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखो 54x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 54 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इसको यहाँ पे भेजोगे इक्वल टू के राइट साइड भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 54। अब 216 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, दोनों देखो 54 के टेबल में दोनों जा रहा है, 54 1 जार 54, 54 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 216। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया 216, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हेल्प से आपको फर्स्ट नंबर आपका मिल गया। आपका फर्स्ट नंबर क्या है 31x, तो 31x की वैल्यू क्या आपकी हो जाएगी यहाँ पे 31 इंटू 4, 31 इंटू 4 हो जाएगा 124, और सेकेंड नंबर जो आपका था वो था 23x, तो ये क्या हो जाएगा 23 इंटू 4, वो क्या हो जाएगा 92, ठीक है। अब आप फाइनल आंसर लिख लो, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 124 एंड 92, ठीक है। ये मिल गया आपको दोनों नंबर्स। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ है अभी देखते हैं हम। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको 2 नंबर्स दिए और वो 2 नंबर को आपको ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बोला गया कि 2 नंबर है और उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि जब उन दोनों नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 360 आंसर मिलेगा, और उन नंबर का रेशियो है 10:9, ठीक है। अब आपको वो नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको रेशियो लिखना है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 10:9, ये आपको गिवन रेशियो था। फिर आपको एक कॉमन मल्टीपल असाइन कर लेना है जो कि x रहेगा। तो अब आपको फर्स्ट नंबर 10 था ना, तो ये हो जाएगा 10x, और सेकंड नंबर जो है वो आपका 9 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x, ठीक है। अब कंडीशन के हिसाब से 10x और 9x को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 360, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 9 क्या हो गया 90 हो गया, और x इंटू एक्स तो आपको पता ही x² हो जाएगा इज इक्वल टू 360। अब देखिए अब ये 90 नीचे चले जाएगा, अब जब ये 90 नीचे जाएगा देखो क्या होगा, x² इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। अब 0 हटेगा फिर 0 हट जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 36 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 के टेबल में आपको पता है 36 आता है, 9 4 ज़र क्या होता है 36 होता है, ठीक है। अब आपका एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आप दोनों साइड जब अंडर रूट लगा दोगे, देखो यहाँ पे हमने लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लगा लिया। अभी क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 4। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स और अंडर रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 ही होता है। और यहाँ पे जब अंडर रूट लगेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा तो उसका ये 2 भी कट जाएगा और ये स्क्वायर भी हट जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या सिर्फ एक्स, ठीक है। अब देखिए अब एक्स की वैल्यू 2 मिल चुकी है, अब हमें नंबर भी मिल जाएंगे। पहला नंबर क्या था 10x था, तो हो जाएगा 10 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 20, ठीक है। सेकंड नंबर क्या था आपका 9x, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है। और दोनों नंबर क्या है फिर आपके, ये दोनों नंबर थे आपके 20 और 18। अब अगर आपको इसको रीचेक करना है, आप 20 इंटू 18 कर लो, आपका आंसर 360 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 5 था ये। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आपका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने में तो टफ लग रहा होगा। देखो ये क्या क्या पूछा है आपसे, a क्यूब अपॉन 15 b स्क्वायर c का होल क्यूब, ये सब देखो ऐसे बहुत सारी आपको वैल्यूज़ दी है और इनके आपको जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको ढूंढनी है, ठीक है। देखने में तो ये आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन असली में बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आपको इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर एक भी स्टेप आपने इसको स्किप किया तो ये आपको मुश्किल लग सकता है, ठीक है। लेकिन सारे स्टेप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला है, a:b का रेशियो 3:1 है और b:c का रेशियो 5:1 है, ठीक है। ये आपको दे दिया। तो चलिए अब कंडीशन के हिसाब से हम लिखते हैं क्या क्या यहाँ पर है। a/b क्या है 3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये हमें पता है ना, a और b का रेशियो 3:1 था यानी कि 3/1 और b:c का रेशियो 5:1 था यानी कि 5/1। अगर यहाँ पे आपको अपॉन लिखना है आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 1 है ना। अब 5 डिवाइडेड बाय 1 तो 5 लिखो एक ही बात है ना। इसको आप सीधा 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो देखिए जब a/b = 3/1 हो गया तो अब b को यहाँ पर ऊपर भेज दो, b को यहाँ पे भेज दो और 1 को यहाँ पे भेज दो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब आपने b को ऊपर और 1 को यहाँ पे भेजा तो क्या होगा देखते हैं अभी। तो देखो यहाँ पर अभी आपको 1 को यहाँ पर भेजोगे और b को यहाँ पर भेजोगे तो देखो अब a इंटू 1 तो a ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 इंटू b करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 3b, ठीक है। ये हो गया 3b। अब a इक्वल आ गया 3b के, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब देखो b जो है सेम यहीं पे आपको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये देखो 1 को यहाँ पे भेज दो, c को यहाँ पे भेज दो। अब b इंटू 1 तो b ही रहेगा, लेकिन 5 इंटू c 5c हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5c आपका। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। अब देखिए अब हमें इक्वेशन 1 में तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि a = 3 टाइम्स ऑफ b और इक्वेशन 2 में आपको दिख रहा है कि b = 5 टाइम्स ऑफ c। अब b की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है जो कि 5c है, तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में आप b की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a जो था इक्वल 3b के, वो हो जाएगा 3 इंटू b किसके इक्वल है 5c के इक्वल है, तो आपने यहाँ पे 5c लिख दिया है ना, 5c लिख दिया आपने। तो अब 3 5 क्या हो गया 15c। a की वैल्यू आपको फिर से मिल गई। देखो a की आपकी दो वैल्यूज़ मिली, एक 3b है एक 15c है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है 5c। अब यही सारी वैल्यूज़ को हम हमारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, a³ अपॉन 15b²c, इसका होल क्यूब आपको दे के रखा है ना। तो चलिए यहाँ पर भी हम होल क्यूब इसका लगा देते हैं क्योंकि होल क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए अब a किसके इक्वल है 15c के इक्वल है, तो यहाँ पे आप 15c का क्यूब लिखोगे। यहाँ पे a³ था, आप लिखोगे 15c का क्यूब अपॉन 15 इंटू b²। देखो b की वैल्यू क्या है 5c है ना, तो b का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 5c का स्क्वायर, ठीक है, इंटू c तो वैसे ही है, c को आप कुछ नहीं बदल सकते अभी। अब देखो 15 का क्यूब है ना, तो देखो किसी भी नंबर का क्यूब मतलब क्या कि आप उसको उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो 15 का क्यूब मतलब क्या है, 15 को आप 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 15 इंटू 15 इंटू 15। अब c का क्यूब तो आपको बताइए c³ हो जाएगा, है ना। अगर c का स्क्वायर होता तो c² हो जाता, है ना। तो वैसे ही c का क्यूब तो c³ ही हो जाएगा।
अब नीचे क्या आपका, नीचे आपका 15 इंटू 5c का स्क्वायर। अब 5c का स्क्वायर यानी कि 5c को आपने एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया 2 बार, स्क्वायर है ना 2 है तो 2 बार आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे नीचे तो 15 पहले से ही था। फिर क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू सी स्क्वायर, है ना, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने लिखा है वो। अब सी तो पहले से यहाँ पे जो था उसको भी आपने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो सी स्क्वायर इंटू सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा सी क्यूब, ऊपर भी सी क्यूब नीचे भी सी क्यूब। अब आप इसको आराम से काट सकते हो, सी क्यूब कट गया सी क्यूब कट गया, ठीक है। अब देखो, अब और क्या काट सकते हैं हम यहाँ पे, 15 और 15 ऊपर नीचे से हम दोनों 15 को काट सकते हैं। अब देखो 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15, फिर से 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15। अब 3 इंटू 3 बचा ना यहाँ पे खाली, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 इंटू 3 और इसका होल क्यूब भी तो है ना, होल क्यूब हो जाएगा। अब 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 का क्यूब तो आपको पता ही है ना, 9 इंटू 9 क्या होता है 81। अब 81 को भी जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 729, है ना। यानी कि इस रेशियो का आंसर जो है हमारा वो आ गया 729, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन जो 1 था वो कंप्लीट हो गया। देखो ये वाला सब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, ए स्क्वायर अपॉन 7bc, ये नंबर की आपको वैल्यू ढूंढनी है, ए स्क्वायर अपॉन 7bc, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे आएगी। अब देखो ए की जगह आप 15c लिख दो, है ना, हमें इक्वेशन 2 में पता है, इक्वेशन 3 में आपको दिया था ना ए इज इक्वल टू 15c, तो आप लिख दोगे ए स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 15c का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे 7b इंटू सी, बी की जगह आप 5c लिख सकते हो, है ना, 7 इंटू 5c इंटू सी। अब ये क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 15 इंटू 15, और सी का स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर। नीचे क्या था आपका 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, और यहाँ पे सी 2 बार थे ना तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से काट दो, 5 1 ज़ार 5 कर दो और 5 3 ज़ार 15 कर दो। अब 15, अब देखो ऊपर क्या बचा आपका 15 इंटू 3 और नीचे बचा सिर्फ 7, 15 3 ज़ार 45, 45 डिवाइडेड बाय 7, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन 5 का सब क्वेश्चन 2, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये भी एकदम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा टफ होगा, लेकिन ये भी टफ ज़रा भी नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कुछ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। देखने में लग रहा होगा कि कैलकुलेशन करनी है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। आपको a/b का रेशियो चाहिए, ठीक है, और ये आपको इक्वेशन दे के रखी है। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अंडर रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू अंडर रूट ऑफ बी, ठीक है। अंडर रूट ऑफ बी आपको यहाँ पे दिया है, कौन सी चीज़ें रूट में, ये रूट बी है और ये पूरा टर्म आपका रूट में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर हमें ए अपॉन बी चाहिए और यहाँ पे तो दोनों पे रूट लगा है, तो अब अगर हमें ए अपॉन बी चाहिए तो हमें यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये रूट हट पाएंगे इसके ऊपर से। तो चलिए अब करते हैं हम नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। अब आपने बोथ द साइड्स पे आपने स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है, बोथ द साइड्स आपने स्क्वायरिंग कर दिया। अब देखते हैं, अब देखो जैसे आप स्क्वायर करते हो कोई भी रूट का, अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसका स्क्वायर और रूट अपने आप कट जाता है, ठीक है। इसका भी देखो स्क्वायर और रूट अपने आप कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, है ना। तो देखो जब इसका रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, सिर्फ यही नंबर बचेगा ना, ठीक है। और 0.04 इंटू 0.04 का स्क्वायर ये तो पहले भी यहाँ पे था और अभी भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखो b का जब रूट कटा तो क्या बचा, सिर्फ b बच रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 0.04 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली इसको नीचे लेके आ जाओ और डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसको आप यहाँ पर नीचे लेके आ जाओ, और जब आप इसको नीचे लेके आ जाओगे, ठीक है, तो फिर आप इसको आराम से इस पूरे नंबर को काट दो और इसका स्क्वायर काट दो, ठीक है। ये हो गया, ये जैसे ही आपका करके हो गया तो देखो आपका क्या बचेगा, ये नीचे वाला नंबर भी कट गया, ये भी कट गया। अब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ ए बच रहा है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ए बच रहा है, और ऊपर क्या बच रहा है 0.4 इंटू 0.04, तो ये भी आपको ऊपर बच रहा है, इसका स्क्वायर हट गया ना, ये नंबर और ये नंबर कट गया तो इंटू बी, तो ये भी हो गया आपका। अब आपको ए अपॉन बी चाहिए, अब यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये लेफ्ट साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर ए और नीचे भी डिवाइड हो गया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो गया।
अब देखो ये क्या हो गया 0.4 इंटू 0.04। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो देखो कभी भी अगर कोई नंबर है 4/10, तो आपको तो पता ही होगा ना, मैं 4/10 को मैं 0.4 आराम से लिख सकता हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं 0.4 की जगह यहाँ पे 4/10 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये देखो यहाँ पे 0.4 दिया था ना, मैंने उसकी जगह यहाँ पे 4/10 ले लिया है। अब देखो 0.04 को भी मैं आराम से 4/100 लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 0.04 की जगह मैंने 4/100 कर दिया है, ठीक है। ये देखो 4/100, ठीक है। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये 4/100 आपको ये सब तो मिल गया है। अब इसको हम कट करके देखते हैं कि इसको और हम लोग सिंपली कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब 4 के टेबल में 100 जाता है तो आपको बताइए होगा 4 1 ज़ार 4, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कट रहा है, देखो 2 1 ज़ार सॉरी 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, दोनों 2 के टेबल में जा रहे थे, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2, नीचे बचा 5 इंटू 25 जो कि हो गया 125। तो अभी आखिर में आपसे क्वेश्चन में तो यही पूछा था ना A/B का रेशियो, तो A/B का में रेशियो मिल गया जो कि है 2/125, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से तो कई गुना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपको दिया है कि x+3 = x+11 इज इक्वल टू x-2 x+1, यानी कि ये जो दो रेशियो है, ये दो रेशियो एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब आप x+3 x+1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर x+3 और नीचे x+11, सेम वही तरीके से आप यहाँ पर भी आप लिख दोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको वैसे तो आपको सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है, कोई नंबर आपको नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पे x+1 है तो आप इसको ऊपर लेके चले जाओ और यहाँ पर भी इसको ऊपर लेके चले जाओ। देखो ये क्रॉस बन रहा है ना, मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो x+3 इंटू x+1, ये हो जाएगा x+3 इंटू x+1, और ये क्या है x+11 इंटू x-2, ये रहा यहाँ पे x+1 इंटू x-2। अब देखो अब यहाँ पे ये जो x+3 है और x+1 है, इन दोनों को आप स्प्लिट कर लो। पहले आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको x को इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है x से, फिर आपको 3 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे होगा। x को जब आप x+1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा x इंटू x+1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा +3 इंटू x+1, ठीक है। 3 से भी आपको मल्टीप्लाई करना है ना इन दोनों को। सेम वही तरीके से आपको x-2 और x+11 को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप x को x+11 से मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू x+11, फिर आप -2 को x+11 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो -2 इंटू x+11, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका x²। अब x इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1x हो जाएगा। 1x को तो आप सिंपली x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। फिर आप क्या करोगे +3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं x इंटू एक्स, अब हो जाएगा आपका x²। x इंटू 11 आपका हो जाएगा 11x, -2 इंटू एक्स हो जाएगा आपका -2x, और -2 इंटू 11, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन आपको तो पता है ना नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो -2 इंटू 11 आपका आ जाएगा -22, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कौन सी चीज़ें कैंसिल हो सकती है। तो देखो अब आप क्या करोगे, अब आप सारे वेरिएबल्स को एक साथ ले लो और सारे नंबर्स को एक साथ ले लो, ठीक है। तो देखो x² x 3x ये सब क्या है वेरिएबल है, और जो प्योर नंबर जैसे देखो +3 और -22 यहाँ पे प्योर नंबर है, तो इन प्योर नंबर्स को एक साथ ले लो और वेरिएबल्स को एक साथ ले लो, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये जो x² यहाँ पर है, ये x² को जब आप इक्वल टू का ये साइड लाओगे तो ये x प्लस से माइनस बन जाएगा, है ना। ये देखो ये x² जो है ये अभी एक पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो x² ये पहले वाला x² है, और ये वाला x² जब यहाँ पे आता है हो गया -x², ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है ना कि x² - x², कोई भी नंबर को अगर खुद से ही सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या था x + 3x। अब x + 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4x, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 11x - 2x। 11x - 2x यानी कि क्या 11 - 2, ठीक है। 11 - 2 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 11 - 2 आपका 9 हो जाएगा। तो आप इसकी जगह पर 11x - 2x की जगह पर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे
यहाँ पे आप 9x लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब जब ये 9x इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट साइड जाएगा तो ये देखो यहाँ पर ये प्लस है ना, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, है ना, -9x, ठीक है। अब 4x माइनस 9x, 4x माइनस 9x यानी कि क्या, 4 माइनस 9। अब 4 माइनस 9 की वैल्यू आपको पता है वो हो जाएगी -5, ठीक है। अभी जो -5 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा -5x, ठीक है। और यहाँ पे -22 -3, यहाँ पे ये +3 था ना, देखो तो ये इक्वल टू के ये साइड जाके ये -3 हो गया, ठीक है। -2 -3 क्या हो जाएगा, -25, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस। अब देखो क्योंकि दोनों जगह नेगेटिव का साइन है, इसलिए आप नेगेटिव के साइन को ऐसे काट सकते हो, ठीक है। इसको काट दो, इसको भी काट दो, तो क्या हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25/5, ठीक है। 25/5 क्या हो गया, 5 1 5, 5 5 25, आंसर आ गया आपका 5। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। और आपसे आखिर में क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको सिर्फ x की वैल्यू ही तो चाहिए, है ना, वो x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा था आपका प्रैक्टिस सेट 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 4.2 हमने 2 लेक्चर्स में किया, और इसके जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक मैंने एकदम आसान और ईजी तरीके में आपको समझाने का पूरा ट्राई किया है, और मुझे उम्मीद है कि इसके सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।